सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV। और नाउ इस वीडियो में हम और फर्दर जो प्रोविजंस है हम उस प्रोविजंस को समझेंगे। और इसके पहले हमने इसके पहले वाले रिविजनरी वीडियो में हमने बात करी थी नंबर ऑफ़ डायरेक्टरशिप की एंड नंबर ऑफ़ डायरेक्टर की, और जिस पे हमने एम्पल ऑफ क्वेश्चंस करे थे। अब इस वीडियो में हम रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर समझते हैं कि रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर में क्या कहना चाह रहे हैं। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर आता है सेक्शन 168। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर है सेक्शन 168। और फिर हम ये जो सेक्शन है सेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड ऑन इंडिविजुअली, ये दो पर्टिकुलर सेक्शन को इस वीडियो में ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में ओवर हो जाए, ठीक है। क्योंकि इसके पहले भी शायद मैंने पर्टिकुलर वीडियो में बोल दिया था कि ये पर्टिकुलर इतने सारे सेक्शंस पढ़ेंगे और हार्डली 2 या 3 सेक्शन करे थे, क्योंकि फिर वो वीडियो लंबा जा रहा था। तो इधर हम अब सेक्शन 168 को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 168 बात क्या कर रहा है, डायरेक्टर की रेजिग्नेशन की। डायरेक्टर को जब रिज़ाइन करना रहता है तो डायरेक्टर रेजिग्नेशन देता है, ठीक है। अब डायरेक्टर की रेजिग्नेशन में लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, तो लीगल रिक्वायरमेंट है तो रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर 168 लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। लीगल रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर में रिज़ाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से डायरेक्टर जो है वो रिज़ाइन हो सकता है बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग। बस इंपॉर्टेंट ये है कि उसको एक नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में कंपनी को। इट मीन्स डैट रेजिग्नेशन तभी वैलिड होगा जब जो है रेजिग्नेशन डायरेक्टर खुद दे और डायरेक्टर दे और एड्रेस करे टू द कंपनी। मतलब किसी थर्ड पार्टी को एड्रेस करा है तो वो वैलिड नहीं होगा। कल को लिखा हुआ आ जाए कि डायरेक्टर हैज़ गिवन नोटिस टू रजिस्ट्रार, तो इस केस में हमको ये बोलना पड़ेगा कि यार रजिस्ट्रार को नोटिस दिया हुआ है और रजिस्ट्रार को नोटिस वैलिड नहीं होता है, कंपनी को नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। तो किसी थर्ड पार्टी को नोटिस दिया गया है वो वैलिड नहीं होगा। अब क्या होता है कि जब रेजिग्नेशन दिया तो डायरेक्टर में विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन, जैसे ही रेजिग्नेशन दिया वो एक कॉपी फॉरवर्ड करता है। सिर्फ उसने एप्लीकेशन दिया रेजिग्नेशन का, ठीक है, तो उसने नोटिस दिया, ओके। एप्लीकेशन की तो बात करेंगे नहीं, इधर पर्टिकुलर नोटिस की बात करेंगे कि ये अप्लाई तो कर नहीं रहे, नोटिस दे रहे हैं रेजिग्नेशन का। तो ये जो नोटिस है, ये नोटिस जो है रजिस्ट्रेशन का, उसको एक कॉपी ऑफ हिज रेजिग्नेशन जो है उसमें रीजंस के साथ जो है रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, और रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा DIR 11 में। तो उसको कॉपी में विथ रीजंस बताना पड़ेगा कि मैं रिज़ाइन क्यों कर रहा हूँ, और ये उसको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। मतलब डायरेक्टर को एक नोटिस तो जो है कंपनी को देना है और एक नोटिस जो है रजिस्ट्रार को देना है। हाउएवर वेयर कंपनी हैज़ ऑलरेडी फाइल्ड फॉर्म DIR 12, क्योंकि DIR 12 में भी कंपनी जो होता है जब उसको नोटिस रिसीव होता है उसके 30 दिन में कंपनी को DIR 12 फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार को, और बताना पड़ता है कि भैया ये डायरेक्टर जो है डायरेक्टर रिज़ाइन कर रहा है। तो हाउएवर वेयर अ कंपनी हैज़ ऑलरेडी फाइल्ड फॉर्म DIR 12 विद द रजिस्ट्रार अंडर रूल 15, अ फॉरेन डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी, उस कंपनी का फॉरेन डायरेक्टर रिजाइनिंग फ्रॉम हिज ऑफिस में ऑथोराइज इन राइटिंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो ऑथोराइज़ कर सकता है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को और कॉस्ट अकाउंटेंट को या CS इन प्रैक्टिस को या अदर किसी रेसिडेंट डायरेक्टर को कि वो साइन कर दे DIR 11 उसके बिहाफ पे, टू साइन फॉर्म DIR 11। तो उस केस में कोई दूसरे पर्सन को वो बोल देगा कि ऐसा है कि मैं तो नोटिस भेजने से रहा, तो ऐसा करो कि ये जो है इस पर आप साइन कर दो, एंड फाइल द सेम ऑन बिहाफ ऑफ एंड इंटीमेटिंग द रीजंस ऑफ रेजिग्नेशन। तो यूँ तो जो है डायरेक्टर को अगर रिज़ाइन करना है तो उसको नोटिस देना पड़ता है कंपनी को, पर फॉरेन डायरेक्टर के केस में वो किसी को ऑथराइज़ भी कर सकता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरी को या अदर रेसिडेंट डायरेक्टर को भी वो ऑथराइज़ कर सकता है। पर पॉइंट ये है कि ऑथराइज़ तभी कर सकता है जब कंपनी ने DIR 12 फाइल करा हो रजिस्ट्रार को अंडर रूल 15, एंड ऑन रिसिप्ट ऑफ रेजिग्नेशन बोर्ड शैल टेक नोट ऑफ द सेम। और जैसे ही जो है रेजिग्नेशन को रिसिप्ट होगा, जैसे ही रेजिग्नेशन को रिसिप्ट किया जाएगा, बोर्ड शैल टेक नोट ऑन द सेम। अब लीगल रिक्वायरमेंट क्या है कंपनी की यही लीगल रिक्वायरमेंट है कि उसको भी रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना पड़ता है 30 दिन फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस।
तो नोटिस के रिसिप्ट होने के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को जो है वो रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है DIR 12 में, और कंपनी को बाकायदा ये सब चीज़ें वेबसाइट पे भी पोस्ट करनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी रेजिग्नेशन मेड बाय द डायरेक्टर, कि जो डायरेक्टर ने है रिज़ाइन कर दिया है। और कंपनी को ये फैक्ट ऑफ रेजिग्नेशन जो है डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में ही बताने पड़ते हैं, जो नेक्स्ट जनरल मीटिंग में डायरेक्टर की रिपोर्ट जाने वाली है। तो किधर किधर जाता है, कंपनी को रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना पड़ता है। कंपनी रजिस्ट्रार को इंटीमेट करने के साथ साथ कंपनी जो है वेबसाइट के थ्रू जो है बताती है कि डायरेक्टर ने रिज़ाइन करके रखा है, और साथ ही साथ कंपनी जो है बोर्ड रिपोर्ट में भी इंक्लूड करती है वो फैक्ट ऑफ रेजिग्नेशन, और डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में भी बताती है कंपनी की जो है रेजिग्नेशन डायरेक्टर ने ले लिया है। अब इधर जो है वो रीज़न्स नहीं बताती है, बस ये इन्फॉर्मेशन देती है कि रेजिग्नेशन डायरेक्टर ने ले लिया है, और जो रीज़न्स है वो रीज़न रजिस्ट्रार को बताने पड़ते हैं, वो पर्टिकुलर डायरेक्टर को। और कंपनी को भी जब उसको नोटिस होता है रेजिग्नेशन का, तो उसके बाद उसको इंटीमेट करना पड़ता है रजिस्ट्रार को। तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेड अंडर सेक्शन 168(1), जब जो है रेजिग्नेशन शैल मेड अंडर 168 शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम। अब जब रेजिग्नेशन है तो रेजिग्नेशन की इफेक्टिव डेट क्या है, रेजिग्नेशन की इफेक्टिव डेट ये है कि जो नोटिस उसने रिसीव हुआ, तो जैसे ही उसको नोटिस रिसीव हो गया कंपनी को, इधर डिस्पैच की बात नहीं कर रहे, इधर रिसिप्ट की बात कर रहे हैं। तो रिसिप्ट ऑफ नोटिस, जैसे ही कंपनी को नोटिस रिसीव हुआ रेजिग्नेशन की डेट इफेक्टिव हो गई। बट अगर नोटिस में 3 दिन बाद की डेट दे के रखी है, तो फिर वो जो स्पेसिफाइड डेट है, अगर डायरेक्टर ने कुछ स्पेसिफाइड डेट दे के रखी है तो फिर वो रेजिग्नेशन की डेट होती है, विच एवर इज लेटर। ठीक है, अगर नहीं दे के रखी है तो पर्टिकुलर जब नोटिस रिसीव हो गया तभी वो रेजिग्नेशन की डेट हो जाएगी। ठीक है, अब सेक्शन 168 डज नॉट स्टेट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन। वो ये बोल रहा है कि जो सेक्शन 168 है ये तो डायरेक्टर का स्टैट्यूटरी राइट है, डायरेक्टर को रिज़ाइन करना है तो डायरेक्टर रिज़ाइन कर सकता है। इधर एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी को जो है एक्सेप्ट करेगी तभी डायरेक्टर रिज़ाइन करेगा। ऐसा है कि अगर डायरेक्टर ने रिज़ाइन कर दिया और कंपनी भले उससे एग्री हो नहीं हो, डायरेक्टर रिज़ाइन कर सकता है। तो सेक्शन 168 डज नॉट स्टेट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर बाय द बोर्ड और मेंबर। दस एनी रेजिग्नेशन मेड बाय अ डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर रिज़ाइन कर रहा है, शैल टेक इफेक्ट एज पर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द सेक्शन 168(2) विदाउट रिक्वायरिंग एनी एक्सेप्टेंस। तो इधर एक्सेप्टेंस की जो है फॉर्मेलिटी नहीं है। अब नो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लाइबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टर अगर रिज़ाइन भी कर रहा है फॉर द ऑफेंसेस कमेंस ड्यूरिंग हिज टेन्योर, तो उसके टेन्योर के दौरान जो भी ऑफेंसेस करे हैं, तो उसके टेन्योर के दौरान उसने जो भी ऑफेंसेस करे हैं उसके लिए तो वो लायबल रहेगा। ये नहीं बोल सकता कि भैया वो जो है पर्टिकुलर पर्सन वो अब रिज़ाइन कर दिया है तो उसके लिए लायबल नहीं है, वो लायबल तो रहेगा, उसके पुराने पाप के लिए तो वो लायबल रहेगा। कंसिक्वेंसेस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ ऑल द डायरेक्टर, अब जब सारे ही डायरेक्टर रिज़ाइन हो जाते हैं तो उस केस में फिर प्रमोटर अपॉइंट करता है डायरेक्टर को। ठीक है, और प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। तो मैन ऑल द डायरेक्टर, जब सारे ही डायरेक्टर रिज़ाइन करते हैं, ठीक है, एंड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑफ ऑल द डायरेक्टर आर डीएक्टिवेटेड, DIR-2 कैन नॉट बी फाइल्ड बाय द कंपनी। तो फिर जब सारे ही डायरेक्टर जो है रिज़ाइन कर रहे हैं तो DSC तो सबकी डीएक्टिवेट हो गई, तो कंपनी कांट फाइल DIR-12। In order to enable of filing DIR-12 in such a case, registrar of company are authorized on request from the stakeholder and after due examination to allow any one of resigned director, किसी भी एक resigned director को बोल देंगे who was an authorized signatory director कि देख तू वैसे तो resigned है but signature के लिए who was an authorized signatory director for the purpose of DIR-12। तो ये हमने पर्टिकुलर चीज़ों को पढ़ा है। अब इम्पॉर्टेंट ये है, ये जो चीज़ें दे के रखी है इसको हमने अच्छे से समझ लिया है कि जो डायरेक्टर है बाकायदा राइटिंग में देता है और उसके राइटिंग में नोटिस देता है, कंपनी को देता है, किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकता। DIR-11 के अंदर इसको जो है बाकायदा रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है। कंपनी DIR-12 में बताती है और रजिस्ट्रार वो वेबसाइट में बताती है और वेबसाइट के साथ साथ बोर्ड रिपोर्ट में बताती है, और 30 डेज़ में रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ता है। और रेजिग्नेशन इज़ नॉट विथ स्टैंडिंग एक्सेप्टेंस, मतलब ये स्टैट्यूटरी राइट है। कंपनी कंपेल नहीं कर सकती डायरेक्टर को कि तुमको तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, जब रेजिग्नेशन दे दिया है मतलब रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है, अब ड्यू टू इंटरनल प्रॉब्लम्स इन द वर्किंग ऑफ मैसर इन फ्लाइट डिटर्जेंट लिमिटेड, अब ड्यू टू इंटरनल प्रॉब्लम इन द वर्किंग ऑफ मैसर्स
इनफाइटिंग डिटर्जेंट लिमिटेड, मिस्टर सत्यम जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और शिवम जो एक डायरेक्टर है उसने सबमिट करा है रेजिग्नेशन एंड डिसाइडेड टू डिसएसोसिएट देमसेल्फ। तो ड्यू टू इंटरनल प्रॉब्लम जो कंपनी है, कंपनी में डायरेक्टर है सत्यम और शिवम, हैव सबमिटेड देयर रेजिग्नेशन, उन्होंने रेजिग्नेशन सबमिट करा एंड डिसाइडेड टू डिसएसोसिएट देमसेल्फ विद द वर्किंग ऑफ द कंपनी। मिस्टर सुंदरम, तो सत्यम शिवम का सुंदरम द मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइड टू रिफ्यूज़ द रजिस्ट्रेशन। अब बताओ क्या सुंदरम रिफ्यूज़ कर सकता है क्या रजिस्ट्रेशन का? तो हाँ, सुंदरम रिफ्यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि डायरेक्टर का स्टैट्यूटरी राइट है, आप रेजिग्नेशन को ऐसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या मैनेजिंग डायरेक्टर कंपेल कर सकता है क्या सत्यम को शिवम को कि तुम कंटिन्यू कर लो? तो नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। तो इन दी प्रेजेंट केस अगर देखा जाए तो एमडी कांट कंपेल सत्यम एंड शिवम, ठीक है, टू कंटिन्यू द ऑफिस। मिस्टर सत्यम एंड शिवम शैल हैव टू वेकेट देयर ऑफिस, उनको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड इन द रिस्पेक्टिव नोटिस, अगर उसने जो पर्टिकुलर डेट स्पेसिफाई करके रखी नोटिस में, या जब डेट जो है जब डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन, तो जब जैसे ही कंपनी को रेजिग्नेशन का नोटिस मिलता है विच एवर इज। मिस्टर राज अ डायरेक्टर ऑफ PQR लिमिटेड सबमिट करा है रेजिग्नेशन। मिस्टर राज जो है वो डायरेक्टर है PQR लिमिटेड का। अब सिंस वो PQR लिमिटेड का डायरेक्टर है तो मिस्टर राज है वो डायरेक्टर है PQR लिमिटेड का, उसने सबमिट करा है रेजिग्नेशन। मिस्टर राज है डायरेक्टर है PQR लिमिटेड का, उसने सबमिट करा है रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑन 30 जून 2014 एंड ऑब्टेन अ रिसिप्ट, और रिसिप्ट ऑब्टेन करी है सेम डे। तो रिसिप्ट उसने सेम डे ऑब्टेन कर ली। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ PQR लिमिटेड नाइदर एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन, उसने ना तो एक्सेप्ट करा और नॉट डिड इट एनी फाइल फॉर्म विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो सिंपल सी बात है, क्या बोला गया है कि डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन सबमिट करा है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, 30 जून को रेजिग्नेशन सबमिट करा था और उसी दिन ना कंपनी को रिसीव भी हो गया। अब पॉइंट ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ना तो उसको एक्सेप्ट करा है, ना ही वो रेजिग्नेशन की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रार को बताई है। तो क्या डायरेक्टर फिर भी सीज टू बी ए डायरेक्टर हो सकता है? तो देखो, अगर डायरेक्टर को, अगर राज को रिज़ाइन करना है तो ये राज का स्टैट्यूटरी राइट है, वो तो रिज़ाइन करेगा। अब पॉइंट ये आता है कि कंपनी का एक्सेप्टेंस इन एक्सेप्टेंस मैटर नहीं करता है क्योंकि ये डायरेक्टर का स्टैट्यूटरी राइट है। और दूसरी चीज़, कंपनी ने DIR 12 फाइल नहीं करा रजिस्ट्रार को, तो ये जो DIR 12 कंपनी ने फाइल नहीं करा है तो ये तो कंसिक्वेंशियल एक्ट है, तो कंपनी के पार्ट पे दिक्कत है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि डायरेक्टर जो है वो रिज़ाइन नहीं कर सकता है, तो डायरेक्टर तो रिज़ाइन कर सकता है। तो अगर हम देखें, अगर हम पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को, तो सेक्शन 168 क्या बोलता है, उसने प्रोविजन लेट डाउन करे हैं रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर के। अब एज पर द 168 डायरेक्टर रिज़ाइन कर सकता है, और डायरेक्टर रिज़ाइन जब करता है तो उसको नोटिस के साथ उस पर्टिकुलर रीज़न जो है, कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन, उसको फॉर्म नंबर 11 में देना पड़ता है डिटेल रीज़न के साथ। अब 168 जो कास्ट करता है ड्यूटी ऑन द कंपनी। अब ड्यूटी ऑन द कंपनी, कंपनी पे भी ड्यूटी है कि कंपनी को डायरेक्टर रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना पड़ता है 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रेजिग्नेशन। That resignation of director is to be accepted by the board of director. तो सेक्शन 168 डज नॉट रिक्वायर कि रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा एक्सेप्ट होना ही चाहिए। तो सेक्शन 168 डज नॉट ग्रांट एनी राइट टू द MD, किसी को भी राइट नहीं देकर रखा है टू रिफ्यूज द रेजिग्नेशन। सेक्शन 168 एक्सप्रेसली प्रोवाइड दैट द रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट। सेक्शन 168 ने एक्सप्रेसली बोला है कि जो रेजिग्नेशन है वो तो एक्सप्रेसली कब स्टार्ट होगा, डेट ऑन विच नोटिस इज रिसीव्ड। तो डेट है जब डेट ऑन विच नोटिस इज रिसीव्ड, ठीक है, तो डेट ऑन विच नोटिस इज रिसीव्ड या डेट जो है नोटिस में स्पेसिफाइड है, ठीक है। अब इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन क्या है? अब इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन है, इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन क्या होती है? इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन ये है जो नोटिस में दे के रखा है वो इफेक्टिव डेट है। या नोटिस में डेट दे के रखी है, डेट दे के नहीं रखी हो, तो जब रेजिग्नेशन का नोटिस कंपनी को रिसीव होता है, ठीक है। तो अब इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन जो है इज़ नॉट रिलेटेड टू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म DIR 11 एंड 12। रेजिग्नेशन की इफेक्टिव डेट का DIR 11 और 12 से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो जो एक्ट है ये सारे कंसिक्वेंशियल एक्ट हैं, ये कंसिक्वेंशियल एक्ट है, ये कॉन्सिक्वेंस में होते हैं जब हम रेजिग्नेशन का नोटिस जो है फाइल करते हैं,
तो फाइलिंग इज़ नॉट एन एक्ट टू बी कंप्लाइड विद एन ऑर्डर टू मेक रेजिग्नेशन. फाइलिंग इज नॉट एन एक्ट टू बी कंप्लाइड विद एन ऑर्डर टू मेक रेजिग्नेशन. इवन इफ नो फॉर्म इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, रेजिग्नेशन शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम. तो फाइलिंग इज नॉट एन एक्ट टू बी कंप्लाइड इन ऑर्डर टू मेक अ रेजिग्नेशन इफेक्टिव. फाइलिंग कोई जो DI-11 है, DI-12 है, ये जो हम फाइल कर रहे हैं, ये कोई ऐसा एक्ट नहीं है जिसको कंप्लाई करना पड़ेगा टू मेक द रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव. ये अगर नहीं भी कंप्लाई करोगे तो भी रेजिग्नेशन इफेक्टिव तो है. तो इवन इफ नो फॉर्म इज फाइल्ड, भले ही कोई फॉर्म फाइल नहीं करा रजिस्ट्रार को, रेजिग्नेशन शैल टेक इफेक्ट. रेजिग्नेशन तो फिर भी इफेक्ट में रहेगा. तो ठीक है, जो नोटिस दे के रखा है, जो नोटिस में डेट दे के रखी है या जब रिसीव हो रहा है, विचएवर इज लेटर, एज्यूमिंग डेट द नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर राय डिड नॉट स्पेसिफाई एनी डेट. तो जब रिसीव हुआ है तो वो ही रेजिग्नेशन डेट रहेगी नोटिस की. अब विजय जो डायरेक्टर है रिज़ाइन कर रहा है आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस टू द कंपनी. उसने रेजिग्नेशन की कॉपी जो है DI-11 में फॉरवर्ड करी, ठीक है, टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ विजय इफ द कंपनी फेल्स. अगर इस कंपनी फेल हो गई तो भी एक कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट है. कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट डजंट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द रेजिग्नेशन. ठीक है, तो विजय शैल सीज टू बी डायरेक्टर विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच रेजिग्नेशन इज रिसीव बाय द कंपनी, या डेट जो रेजिग्नेशन के नोटिस में मेंशन करी हुई है. तो इस तरीके से जो है हमने पर्टिकुलर सेक्शन 168 ओवर करा है और इजी सा ही सेक्शन था ये. अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड ऑन इंडिविजुअली. तो क्या बोला जा रहा है कि जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है वो इंडिविजुअली होगा. मीन्स सेक्शन 162 की अगर हम बात करें, वो प्रोहिबिट करता है प्लेसिंग अ सिंगल रिजोल्यूशन फॉर इलेक्शन ऑफ 2 और मोर डायरेक्टर. अब आप जब डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, जब मेंबर्स डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, तो 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर एक रिजोल्यूशन में आप अपॉइंट नहीं कर सकते. इधर मेंबर्स की बात कर रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अपॉइंट मोर देन 1 डायरेक्टर इन सिंगल रिजोल्यूशन, राइट. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं मोर देन 1 डायरेक्टर इन सिंगल रिजोल्यूशन. अब 162 प्रोहिबिट कर रहा है प्लेस ऑफ सिंगल रिजोल्यूशन फॉर इलेक्शन ऑफ 2 और मोर डायरेक्टर बिफोर द मेंबर. द पर्पस ऑफ प्रोहिबिटिंग सिंगल रिजोल्यूशन, जो पर्पस है ऑफ प्रोहिबिटिंग सिंगल रिजोल्यूशन इज टू इनेबल द मेंबर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टैंडिंग फॉर डायरेक्टरशिप विदाउट बीइंग कंपेल्ड टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट ऑल ऑफ देम. ये प्रोहिबिशन इसलिए करा है ताकि कल को कोई से रिजोल्यूशन में एक से ज़्यादा आए डायरेक्टर, तो मेंबर कंपेल्ड नहीं हो कि एक्सेप्ट करना है तो उनको सबको ही एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है तो सबको ही रिजेक्ट करना है. तो सिंपल सी बात है कि आपको चॉइसेस दे के रखिए, आपको चॉइसेस दे के रखिए, ठीक है, कि आपको किसको चूज़ करने का है, वो किसको चूज़ नहीं करने का है. ठीक है. एंड अकॉर्डिंगली सेक्शन 162 एंड अकॉर्डिंगली सेक्शन 162 प्रोहिबिट पुटिंग फॉरवर्ड अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट. तो अकॉर्डिंगली सेक्शन 162 प्रोहिबिट पुटिंग फॉरवर्ड अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट. तो सेक्शन 162 प्रोहिबिट करता है कि आप लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, ऐसे लिस्ट आप नहीं दे सकते, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स की सारी लिस्ट दे दी टू बी इलेक्टेड, देयरबाय फोर्सिंग द मीटिंग टू वोट फॉर द कैंडिडेट्स इन अ बैच. बैच में कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा. अब सिंपल सी बात है, हमने पढ़ लिया है अब इस तरीके से कि जनरल मीटिंग में जब अपॉइंटमेंट होगा, इधर बात करें जनरल मीटिंग में, मतलब बोर्ड मीटिंग में आप एक से ज़्यादा अपॉइंटमेंट कर सकते हो. जनरल मीटिंग में अगर आपको अपॉइंटमेंट करना है तो हर अपॉइंटमेंट का सेपरेट रिजोल्यूशन होगा. अब किस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है अपॉइंटमेंट हो सकता है 2 या उससे ज़्यादा का, सब्जेक्ट टू कंडीशन. तो क्या बोल के रखा है कि जनरल मीटिंग में तो वैसे देखा जाए तो एक डायरेक्टर होगा एक रिजोल्यूशन से, और बोर्ड मीटिंग में तो एक से ज़्यादा अपन अपॉइंट कर सकते हैं डायरेक्टर एक रिजोल्यूशन से. बट जनरल मीटिंग में एक एक्सेप्शन सिचुएशन है. इसमें बोला गया है कि अगर इन अदर वर्ड्स 2 और मोर डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं अगर बोथ कंडीशन सेटिस्फाई हो. कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो? सबसे पहली कंडीशन जो है, फर्स्टली जो सबसे पहली कंडीशन है, वो पहली कंडीशन ये है रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन. इस तरीके से अपॉइंट करना है, इसका जो है ऑथराइजेशन पास हो जाए. तो रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर डायरेक्टर, अगर 2 और मोर डायरेक्टर आपको एक रिजोल्यूशन से अपॉइंट करना है तो इस तरीके का रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग सच अपॉइंटमेंट, इस तरीके के अपॉइंटमेंट को पहले एक्सेप्ट करो, इस तरीके की प्रक्रिया को पहले ऑथराइज करो इस अपॉइंटमेंट को, इस तरीके के अपॉइंटमेंट को आप ऑथराइज करो.
सच रिजोल्यूशन शैल बी पास विदाउट इवन अ सिंगल वोट बीइंग कास्ट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, ये रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन नहीं है। ये बोल रहे हैं कि सच रिजोल्यूशन शैल बी पास विदाउट इवन अ सिंगल वोट कास्ट अगेंस्ट, मतलब कि अगेंस्ट में कोई सा वोट नहीं होना चाहिए, सबको ही एग्री करना है। एब्सटेन हो गए तो चलेगा, बट फेवर में ही करना है सबको वोट। तो सपोज करो, इधर हम एग्जाम्पल में पढ़ ही लेंगे, चलो नीचे एग्जाम्पल आएंगे, उसमें एग्जाम्पल में अपन गो थ्रू कर लेंगे, ठीक। तो एक रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर डायरेक्टर, जब ऑथराइज कर दिया है तो रिजोल्यूशन आप पास कर सकते हो अपॉइंटिंग सच डायरेक्टर, फिर तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है, तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन आप पास कर दो। ऑर्डिनरी जो रिजोल्यूशन है वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से जो है अपॉइंटमेंट होगा, तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से तो अपॉइंटमेंट होता है। अब एग्जाम्पल 1 आ रहा है, एग्जाम्पल 1, ठीक है। इन अ जनरल मीटिंग 80 मेंबर्स वर प्रेजेंट, जनरल मीटिंग में 80 मेंबर थे और उन्होंने पास करा सिंगल रिजोल्यूशन जिसमें 2 डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, तो ये इस तरीके का रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन, ठीक है। अब सिंगल रिजोल्यूशन अपॉइंटिंग द 2 डायरेक्टर इज वॉइड सिंस रिजोल्यूशन वाज नॉट फर्स्ट। ओके, इधर क्या बोल के रखा है कि 80 मेंबर प्रेजेंट है और 80 मेंबर ने पास करा सिंगल रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग, तो इन्होंने डायरेक्ट अपॉइंटिंग की बात कर दी, तो भैया पहले ऑथराइजेशन की तो बात करो, रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग फिर रिजोल्यूशन अपॉइंटिंग, तो पहले ऑथराइजेशन की तो बात करो भैया कि ऑथराइजेशन करना है, पहले ऑथराइजेशन होगा फिर अपॉइंटमेंट होगा, राइट। तो पहले ऑथराइजेशन करा फिर अपॉइंटमेंट करा, डायरेक्ट आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। फिर आता है इन जनरल मीटिंग 10 मेंबर प्रेजेंट थे, रिजोल्यूशन था कि एक्स और वाई को है अपॉइंट करना है सिंगल रिजोल्यूशन से विद द कंसेंट ऑफ 8 मेंबर, बट 2 मेंबर एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। अब इधर क्या किया है कि 8 मेंबर ने कंसेंट करा है, 2 मेंबर एब्सटेन हो गए। अब एट द टाइम ऑफ वोटिंग, अब 8 मेंबर ने कंसेंट दिया है, 2 मेंबर एब्सटेन हो गए, मतलब किसी ने भी नो वोट हैज़ बीन कास्ट अगेंस्ट, किसी ने भी अगेंस्ट में तो वोट नहीं दिया है ना, तो एब्सटेन हो गए चलेगा, बाकी सबने तो फेवर में किया है ना। तो एट द टाइम ऑफ वोटिंग ऑन सिंगल रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ बोथ एक्स एंड वाई 7 मेंबर वोटेड इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन और 3 मेंबर अगेंस्ट में हुए, तो स्पेशल रिजोल्यूशन तो पास हो गया ना। तो सिंगल रिजोल्यूशन अपॉइंटिंग 2 डायरेक्टर वैलिड है, क्योंकि उसके बाद तो हमको सिर्फ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना था। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली है, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन अप्लाई टू 162। अब 162 पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन ये है कि 162 जो है शेल नॉट अप्लाई टू अपॉइंटमेंट एनी बाय एनी कंपनी अदरवाइज देन इन जनरल मीटिंग। देखो ये सब जो हरकतें हैं ये जनरल मीटिंग में एप्लीकेबल होती है, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि 2 और मोर अगर एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल डायरेक्टर अपॉइंट करना हो तो भैया आपको वो कंडीशन सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है कि रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन और रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट, ये आपको सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है। रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन और रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट दोनों कंडीशन पास होनी चाहिए। अब कंसिक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 162, इफ अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर डायरेक्टर इज मेड बाय सिंगल रिजोल्यूशन। अब कंसिक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तो वो तो अपॉइंटमेंट आपका वॉइड हो जाएगा, ठीक है। इट इज इमटेरियल एज टू वेदर एनी ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द सिंगल रिजोल्यूशन वाज रेज्ड इन द मीटिंग और नॉट, वो अपॉइंटमेंट ही वॉइड हो जाएगा। द प्रोविजन रिलेटेड टू ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर शैल नॉट अप्लाई, तो वो अपॉइंटमेंट आपका वॉइड हो जाएगा। प्रोविजन रिलेटेड टू ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ये अप्लाई होगा, सच एक्ट ऑफ सच डायरेक्टर शैल बी वैलिड अंटिल द डिफेक्ट इज इन अपॉइंटमेंट इज नोटिस बाय द कंपनी। तब तक के जो सारे एक्ट है वो सारे एक्ट वैलिड ही रहेंगे। और नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 162, जो 162 है मतलब कि ये जो प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब कि आप एक से ज़्यादा अपॉइंट करो कोई दिक्कत नहीं प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। और एज पर नोटिफिकेशन जो है प्रोविजन ऑफ 162 शेल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। 100% गवर्नमेंट कंपनी की बात करें इंटायर पेड अप, तो 100% गवर्नमेंट कंपनी पे ये अप्लीकेबल नहीं होता है। और 100% गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी, ठीक है। तो सब्सिडियरी गवर्नमेंट कंपनी रेफर टू अबव इन विच द इंटायर पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय दैट गवर्नमेंट कंपनी, तो 100% गवर्नमेंट कंपनी और 100% सब्सिडियरी कंपनी पे जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो किन किन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, सबसे पहले हमने पढ़ा किन किन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, 100% गवर्नमेंट कंपनी,
100% सब्सिडियरी कंपनी, 100% सब्सिडियरी कंपनी। तो नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, 100% गवर्नमेंट कंपनी, 100% सब्सिडियरी गवर्नमेंट कंपनी। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पर्टिकुलर ये क्वेश्चन को समझा, हमने पर्टिकुलर प्रोविजन को समझा है। एंड कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो एक से ज़्यादा अपॉइंट कर सकते हैं, पर मेंबर को अगर एक से ज़्यादा अपॉइंटमेंट करना है तो आपको रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन पास करना पड़ेगा, फिर रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट पास करना पड़ेगा। रिजोल्यूशन ऑफ ऑथराइजेशन जब आप पास करते हो तो नो वोट हैज़ बीन कास्ट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। फिर हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े हैं। फिर हमने पढ़ा है कि अगर बाद में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट इनवैलिड निकला है तो डायरेक्टर के एक्ट को इनवैलिड नहीं करार किया जाएगा, डायरेक्टर के एक्ट सारे वैलिड ही रहेंगे। और फिर हमने ये पढ़ा है कि ये प्राइवेट कंपनी 100% गवर्नमेंट कंपनी सब्सिडियरी ऑफ 100% गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब 100% सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। दिस कंपनी कैन अपॉइंट मोर देन 1 डायरेक्टर विदाउट कंप्लायंस ऑफ कंडीशन। ये जो कंपनी है वो अपॉइंट कर सकती है मोर देन 1 डायरेक्टर विदाउट कंप्लायंस ऑफ कंडीशन। तो ये जो कंपनी है वो एक से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है विदाउट कंप्लायंस ऑफ कंडीशन। तो XYZ कंपनी जो है एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट करती है सारे डायरेक्टर को। तो XYZ कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट करती है सारे डायरेक्टर को बाय पासिंग 1 सिंगल रिजोल्यूशन। तो अब देखो क्या बोल के रखा है कि XYZ कंपनी ने सबको अपॉइंट कर दिया रिजोल्यूशन से, क्योंकि अब रिजोल्यूशन से सिंगल रिजोल्यूशन पास करा, सारे डायरेक्टर को अपॉइंट करा, वो कोई ऑब्जेक्शन तो लिया नहीं किसी ने। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि जब किसी ने ऑब्जेक्शन ही नहीं लिया है तो फिर रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन पास करने की ज़रूरत ही क्या है, ऐसा नहीं बोल सकते। ये जो आपका वैलिडिटी है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ये इनवैलिड मान लिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। तो क्या बोला गया है कि इन द प्रेजेंट केस ऑल द मेंबर जो है सिंगल रिजोल्यूशन से अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर बिफोर मूविंग द रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर बाय सिंगल रिजोल्यूशन। अब नो रिजोल्यूशन was passed to the effect that all directors shall be appointed by a single resolution. Therefore, resolution appointing all the director by single resolution is void. But act of this director shall not be invalid till the defect of appointment is noticed. कंपनी, अब ये तो पब्लिक कंपनी थी, तो does not apply to private company if it has not committed any default in filing of the, ठीक है। और ये जो है प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। Therefore, if a company in the present case is a private company, अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी होती तो आप अपॉइंटमेंट करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो रिजोल्यूशन वैलिड है अपॉइंटमेंट का। कमिटेड 3 डायरेक्टर अपॉइंट हुए, 3 डायरेक्टर अपॉइंट हो गए। द आइटम वॉज इंक्लूडेड इन द एजेंडा इन AGM शेड्यूल ऑन 30 सितंबर 2014 और ये कैटेगरी ऑर्डिनरी बिजनेस की है। ऑल द 3 पर्सन एज प्रपोज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर इलेक्टेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय पासिंग अ सिंगल रिजोल्यूशन। तो जो है सारे डायरेक्टर वर इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर। अवॉइडिंग द रेपिटेशन मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिजोल्यूशन आफ्टर द 3 डायरेक्टर ज्वाइन द बोर्ड सर्टन मेंबर ऑब्जेक्टेड। अब मेंबर तो ऑब्जेक्ट करेंगे ना, मेंबर इसलिए ऑब्जेक्ट करेंगे क्योंकि आपने रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन तो पास ही नहीं करवाया। तो मेंबर ऑब्जेक्ट करे, मेंबर ऑब्जेक्ट नहीं करे, ये तो इनवैलिड ही है, क्योंकि आपको रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन तो पास कराना ही पड़ता है, फिर रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट पास कराना पड़ता है, ठीक है। तो इन द प्रेजेंट केस अगर अपन देखें तो अपॉइंटमेंट ऑफ 3 डायरेक्टर हुआ है और एक सिंगल रिजोल्यूशन से पास करा है, और आपने मूव ही नहीं किया रिजोल्यूशन को फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 3 डायरेक्टर बाय सिंगल रिजोल्यूशन। तो नो रिजोल्यूशन वाज पास टू द इफेक्ट दैट अपॉइंटमेंट ऑफ 3 डायरेक्टर शैल बी मेड बाय सिंगल रिजोल्यूशन। तो इसका इफेक्ट नहीं माना जाएगा। एंड रिजोल्यूशन जो अपॉइंट कर रहे हैं 3 डायरेक्टर को, ये सिंगल रिजोल्यूशन से वॉइड है, एंड कंसिक्वेंटली द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल द 3 डायरेक्टर इज ऑल्सो वॉइड। जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तीनों डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जो कर रहे हैं वो वॉइड है। द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल द 3 डायरेक्टर इज वॉइड। इट इज़ इमटेरियल दैट नो मेंबर ऑब्जेक्टेड टू सच अपॉइंटमेंट। ये इमटेरियल है कि मेंबर ने ऑब्जेक्ट करा कि नहीं करा।
दस द कंटेंशन ऑफ मेंबर दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द 3 डायरेक्टर इज वॉइड। वो कंटेंशन ऑफ मेंबर जो 3 डायरेक्टर वॉइड है वो करेक्ट है कंटेंशन। मिस्टर बॉन्ड और मिस्टर जेम्स, ओके सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मिस्टर बॉन्ड एंड मिस्टर जेम्स, ठीक है। तो मिस्टर बॉन्ड एंड मिस्टर जेम्स वर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ जेम्स बॉन्ड लिमिटेड एट द एजीएम। तो मिस्टर बॉन्ड और जेम्स जो है अपॉइंट हुए ऐसे एज अ डायरेक्टर। डायरेक्ट अपॉइंट की बात कर दी जो 30 सितंबर को एजीएम हुई थी सिंगल रिजोल्यूशन से। तो स्टेट द रेलेवेंट प्रोविजन एंड आइडेंटिफाई जो है आइडेंटिफाई इज इट पॉसिबल टू अपॉइंट द अबाउट डायरेक्टर। देखो ऐसे तो आप अपॉइंट नहीं कर सकते हो, आपको अपॉइंट करने के लिए सबसे पहले रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन पास कराना पड़ता है, फिर रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट पास होता है। तो इट इज़ पॉसिबल, देखो पॉसिबल तो है टू अपॉइंट एज जेम्स और बॉन्ड, बट उसके लिए आपको अबाउ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब ये इंपॉर्टेंट है, comment on the validity of above statement. Appointment of 2 or more director can be made by single resolution only if before making such appointment a unanimous resolution is passed. इधर बात कर रहे हैं यूनानिमस रिजोल्यूशन की। अब हमको समझना पड़ेगा कि यूनानिमस रिजोल्यूशन क्या है और रिजोल्यूशन पास इन विच नो डायरेक्टर वोट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। यूनानिमस रिजोल्यूशन क्या बोलता है कि सबको वोट करने का है, कोई भी एब्सटेन नहीं करना। और नो वोट कास्ट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन में ये बोला जाता है कि सबको फेवर में वोट करना है, एब्सटेन होंगे तो चलेगा। देखें जैसे कि भैया मेंबर है, वो बोर्ड मीटिंग में आए, कुछ आए कुछ नहीं आए। अब जो आए, अब वो उन्होंने वोट करा होगा फेवर में, उन्होंने वोट करा होगा अगेंस्ट में, और या तो उन्होंने आके भी वोट नहीं करा होगा। जो आके भी वोट नहीं करते उनको बोलते हैं एब्सटेन। ट्राई करना आप इसको लिख सको, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख सको। तो जो आके भी वोट नहीं कर रहे हैं वो होते हैं एब्सटेन। अब नो वोट पास अगेंस्ट द रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर आपने फेवर में वोट करा हो या आपने नहीं वोट करा हो चलेगा। और यूनानिमस रिजोल्यूशन क्या बोल रहा है कि अगर आपको आए हो तो आपको वोट करना है और सबको फेवर में वोट करना है। ये होता है यूनानिमस रिजोल्यूशन। तो ये पॉइंट गलत है। इम्पॉर्टेंट ये है कि यूनानिमस रिजोल्यूशन हमको नहीं चाहिए। अगर लोगों ने वोट नहीं भी करा तो चलेगा, बट ये है कि जो वोट करे वो फेवर में करे। यूनानिमस क्या बोलता है कि एब्सटेन नहीं चलेगा। एब्सटेन मतलब कि सबको ही वोट करने का है। और नो वोट पास अगेंस्ट में बात कर रहे हैं कि तुमको वोट करना है नहीं करना है तुम्हारी इच्छा, पर जब तुम वोट करोगे तो तुमको फेवर में करना है। यूनानिमस क्या बोलता है, कोई तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम आए हो तुमको वोट करने का है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 1, इट इज़ प्रपोज दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ ए एंड बी एज डायरेक्टर एट द एजीएम बाय पासिंग अ सिंगल रिजोल्यूशन। तो सिंगल रिजोल्यूशन पास करके अपॉइंट करना है। 20 मेंबर प्रेजेंट थे एजीएम में। अब अपॉइंटमेंट करने के पहले रिजोल्यूशन प्रपोज हुआ, ठीक है। अब सारे 20 मेंबर ने फेवर में वोट किया। तब ये जो सिंगल रिजोल्यूशन है, देखो सारे मेंबर ने वोट किया और फेवर में वोट किया, तो ये जो सिंगल रिजोल्यूशन है प्रपोजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ए एंड बी वाज प्रपोज बिफोर द मेंबर एंड इट वाज पास एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो पहले ऑथराइजेशन सबका मिल गया, क्योंकि बात ही हो रही है कि सारे 20 मेंबर ने फेवर में वोट करा और फिर जो है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो गया। ये चलेगा, सही है, चलेगा। अब सेकेंड इलस्ट्रेशन कि सीओडी डायरेक्टर से, ठीक है, अपॉइंट हुए बाय पासिंग अ सिंगल रिजोल्यूशन। अब 30 मेंबर प्रेजेंट हुए थे एजीएम में बिफोर अपॉइंटिंग। अब अपॉइंटमेंट के पहले जो है रिजोल्यूशन को मूव करना पड़ता है मेंबर्स के साथ। तो रिजोल्यूशन वाज प्रपोज बिफोर द मेंबर एज टू वेदर सच अपॉइंटमेंट इज मेड बाय सिंगल रिजोल्यूशन, कि क्या हमको सिंगल रिजोल्यूशन से इसको अपॉइंट करें, मतलब रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन पास करना पड़ेगा। अब 30 मेंबर में अगर देखा जाए तो 30 मेंबर में 25 मेंबर ने तो फेवर में वोट किया है, पर किसी भी मेंबर ने अगेंस्ट में वोट नहीं किया, पर 5 मेंबर एब्सटेन हो गए। तो ये भी चलेगा, भले ही इधर यूनानिमस नहीं है रिजोल्यूशन, पर ये भी चलेगा क्योंकि सबने फेवर में वोट किया है। तो इलस्ट्रेशन 2 इसे एविडेंट है कि रिक्वायरमेंट स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन 162 दैट द रिजोल्यूशन इज पास विद नो वोट बीइंग कास्ट अगेंस्ट इट हैज़ बीन सर्टिफाइड दो यूनानिमस रिजोल्यूशन हैज़ नॉट बीन पास। तो इलस्ट्रेशन 2 में भले ही यूनानिमस रिजोल्यूशन नहीं है, बट फिर भी तो जो वोटिंग है वो फेवर में ही जारी है। तो इस तरीके से जो है हमने
जो है पर्टिकुलर ये प्रोविज़न पड़ा है कि एक जो 162 है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड ऑन इंडिविजुअली। अब आती है फर्स्ट डायरेक्टर की बात। फर्स्ट डायरेक्टर की बात आएगी जो इजी है फर्स्ट डायरेक्टर, और उसके बाद आएगा जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। तो फर्स्ट डायरेक्टर की बात आ रही है और जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात आ रही है। तो अब ये फर्स्ट डायरेक्टर को पढ़ने के बाद और जनरल प्रोविजंस को पढ़ने के बाद हम ये जो हमारा पर्टिकुलर वीडियो है ये ओवर कर देंगे। फिर हम रोटेशनल नॉन रोटेशनल डायरेक्टर की बात कर लेंगे एंड देन फिर उसके बाद हम जो है क्योंकि इस पर एक एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है एंड इसके बाद जो है हमारे अलग दूसरे सेक्शन है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अब हम फर्स्ट डायरेक्टर पढ़ते हैं। तो क्या बोलना चाहिए कि फर्स्ट डायरेक्टर जो है वो 152 1 में बोला गया है। फर्स्ट डायरेक्टर का जो सेक्शन है वो सेक्शन है 152 का सबसेक्शन 1। तो 152 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में बात करता है। अब फर्स्ट डायरेक्टर एज पर आर्टिकल, तो देखो आर्टिकल में प्रोविज़न दे के रखा होता है। तो परमिट अ कंपनी टू मेक अ प्रोविज़न, क्या फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करो। अब आर्टिकल में प्रोविज़न होता है फाइल विद द रजिस्टर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब फॉलोइंग पॉइंट है जो वर्थ नोटिंग है। जनरली जो होता है फर्स्ट डायरेक्टर का नाम जो है आर्टिकल में स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। तो इन सच अ केस द पर्सन सो नेम्ड एज अ फर्स्ट डायरेक्टर, वो फर्स्ट डायरेक्टर जैसे एक्ट करेंगे। पर जब आर्टिकल साइलेंट है या आर्टिकल साइलेंट है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रेगुलेशन 60 कंटेंट इन टेबल एफ ये एप्लीकेबल होता है। और उस केस में जो है अब सिंस फर्स्ट डायरेक्टर डिसाइडेड नहीं है, तो जो कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर है और जो नेम ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर है वो मेजॉरिटी डिसाइड करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम। क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया होगा, तो कंपनी जो जिसने भी मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है मेजॉरिटी मेंबर डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर फर्स्ट डायरेक्टर होंगे और उनके नाम क्या है। अब अगर आर्टिकल भी साइलेंट है और रेगुलेशन 60 का टेबल एफ भी साइलेंट है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो सारे सब्सक्राइबर है टू द मेमोरेंडम वो अपॉइंट करेंगे। तो जब आर्टिकल साइलेंट है रेगुलेशन 60 भी साइलेंट है, अगर रेगुलेशन 60 साइलेंट नहीं होता तो मेजॉरिटी डिसाइड कर लेते। पर इस केस में जब दोनों ही साइलेंट है, आर्टिकल जो है वो भी साइलेंट है, रेगुलेशन 60 है वो भी साइलेंट एप्लीकेबल नहीं होता है, तो सारे जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है वो डीम होते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। A situation may arise where the registered article of a company are silent with respect of first director और regulation 60 जो है is not applicable to such company, तो all the subscriber to the memorandum are body corporate। अब ये भी हो सकता है कि सारे सब्सक्राइबर जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट हो गए। तो इन सच ए केस कंपनी के पास तो कोई फर्स्ट डायरेक्टर नहीं है until the appointment of director is made in accordance with the provisions contained in the act। The company shall not have any first director until the appointment of director is made। तो फिर कोई डायरेक्टर नहीं होंगे। अब रेगुलेशन 60 भी साइलेंट है तो फिर सारे सब्सक्राइबर ही जो है वो फर्स्ट डायरेक्टर हो जाएंगे। अब सारे सब्सक्राइबर अगर बॉडी कॉर्पोरेट निकले तो फर्स्ट डायरेक्टर है वो तो फिर कोई भी नहीं होगा। अब फर्स्ट डायरेक्टर का टेन्योर क्या होता है, अगर हम टेन्योर की बात करें तो उसका टेन्योर होता है until the shall hold their office until the director are duly appointed by the company। तो जो फर्स्ट डायरेक्टर है वो अपना ऑफिस होल्ड करता है until the director are duly appointed। जब तक डायरेक्टर ड्यूली अपॉइंट नहीं होते हैं, जब तक डायरेक्टर ड्यूली अपॉइंट नहीं होते हैं जनरल मीटिंग में, तब तक जो है फर्स्ट डायरेक्टर रहते हैं। अब एप्लीकेबिलिटी ये सारी कंपनी पे एप्लीकेबल है, ठीक है। फर्स्ट डायरेक्टर इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, तो जो इंडिविजुअल है, अब उस 1 पर्सन कंपनी में तो इंडिविजुअल बीइंग द सोल मेंबर ऑफ द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अंटिल द डायरेक्टर ड्यूली अपॉइंटेड बाय द मेंबर। तो जब तक मेंबर अपॉइंट नहीं करता तब तक ये फर्स्ट डायरेक्टर है। अब कुछ जनरल प्रोविजंस है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो जनरल प्रोविजंस क्या है कि जो डायरेक्टर है वो तो जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट होते हैं। तो डायरेक्टर जो अपॉइंट होता है वो जनरल मीटिंग में होता है, मीन्स ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है। एक एक्सेप्शन अपन ने पढ़ा था जब स्पेशल रिजोल्यूशन लग रहा था, जब 15 से ज़्यादा डायरेक्टर हो, जब हम डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं और आर्टिकल्स अमेंड हो रहे हों। तो हावेवर कुछ सिचुएशन है 161 1 2 3 4 एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल। तो एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल है वो जो डायरेक्टर्स है वो डायरेक्टर बोर्ड अपॉइंट करती है। अब मैंडेटरी टू हैव डिन, उनका डिन होना जरूरी है।
उनको डिन फर्निश करना पड़ता है और उनको एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है कि हाँ भैया मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, ना 164(1) में डिस्क्वालीफाइड हूँ, ना 164(2) में हूँ। माइनर डायरेक्टर नहीं बन सकता क्योंकि माइनर को तो डिन ही नहीं मिलता है, तो डिन होना जरूरी है। और जो पर्टिकुलर जो भी कंसेंट है कि डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड नहीं है, तो वो DI-12 में फर्निश, DI-2 में फर्निश करना पड़ता है। ठीक है, तो एवरी पर्सन शेल फर्निश टू द कंपनी हिज कंसेंट इन राइटिंग। ओके, DI-2 में फर्निश करना पड़ता है, पर्सन को, कंपनी को फर्निश करना पड़ता है राइटिंग में कि वो द कंसेंट दैट शैल बी फाइल्ड ऑन और बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। तो कंसेंट देना पड़ता है DI-2 में कि वो एलिजिबल है। अब जो फिर कंपनी है 30 दिन में जो है उसको DI-12 को फर्निश करती है, वो बोलती है कि चलो रजिस्ट्रार को कि हमने अपॉइंट करा है। अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू फाइलिंग ऑफ कंसेंट। अब कंसेंट फाइलिंग की बात कर रहे हैं। तो हाउएवर द प्रोविजंस ऑफ 152(5) और 152(5) की बात करें शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। मतलब गवर्नमेंट कंपनी के केस में आपको कंसेंट नहीं देना पड़ता, वेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें कंसेंट नहीं देना पड़ता कि जो है जब अपॉइंटमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तो उसमें फिर कंपनी को कंसेंट देने की जरूरत थोड़ी ना है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी थोड़ी ना अपॉइंट कर रही है। गवर्नमेंट कंपनी अगर अपॉइंट करती, अगर कंपनी अपॉइंट करती तो हम कंपनी को जो है कंसेंट देते हैं, फिर जाके कंपनी अपॉइंट करती है। अब गवर्नमेंट कंपनी के केस में तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो उस केस में तो अप्लाई नहीं होता। अकॉर्डिंगली नो पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द गवर्नमेंट कंपनी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू फाइल इज कंसेंट एंड द गवर्नमेंट कंपनी जो है उसको भी फाइल करने की जरूरत नहीं है रजिस्ट्रार को। तो ये एप्लीकेबल गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं होता। तो ना तो यहाँ से कंसेंट जाएगा डायरेक्टर से कंपनी को, ना तो कंपनी रजिस्ट्रार को देगी। कंपनीज एक्ट 1956 की बात करके रखी है। ठीक है, अब कुछ रिलैक्सेशन इधर नहीं दे के रखे हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 में अगर पर्सन जिसका आर्टिकल में नाम है टू एज अ फर्स्ट डायरेक्टर, तो उसको भी अपना कंसेंट जो है कंपनी को देना पड़ता है कि हाँ भैया मैं फर्स्ट डायरेक्टर जैसे अपॉइंट होना चाह रहा हूँ। डायरेक्टर जो रिटायर हो रहे हैं वेदर बाय रोटेशन या उसका जब टर्म खत्म हो रहा है उसको फिर भी कंसेंट देना पड़ता है, और अगर उसको रीअपॉइंट कर रहे हैं तो उसको फिर भी कंसेंट देना पड़ता है कि भैया जो डायरेक्टर रोटेशन में थे, जो रिटायर हो चुके थे, उसको रीअपॉइंट कर रहे हैं तो कंसेंट उसको भी देना पड़ेगा। डायरेक्टर अगर ट्रिब्यूनल भी अपॉइंट कर रहा है तो उसको अपना कंसेंट कंपनी को देना पड़ेगा। पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आ रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़रूरी नहीं है, और कंपनी को आपने कंसेंट फाइल किया है तो कंपनी रजिस्ट्रार को तो कंसेंट फाइल करेगी ही करेगी। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब बोला ही जाता है कि इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है तो एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है अपॉइंटमेंट के लिए, जो नोटिस के साथ अटैच होता है। जनरल मीटिंग का बाकायदा नोटिस भी जाएगा, पत्रिका भी आएगी। अब उस नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच होता है। उस स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड होता है कि बोर्ड के अकॉर्डिंग इन दी ओपिनियन ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अपनी सारी कंडीशन पूरी करके रखी है, तो ये नोटिस भी जाएगा। फिर हमने पढ़ा है कि प्रोविजन टू 152(5) शैल नॉट अप्लाई टू सेक्शन 8 कंपनी। मतलब कि अगर सेक्शन 8 कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है, एनेक्जर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट डालने की जरूरत नहीं है। सो अब एक लेट लथ लिमिटेड है, उसने अपनी 8th AGM कॉल करी और बाय सर्विंग अ नोटिस विच वॉज शॉर्ट बाय 1 डे। अब एक दिन से जो उसका नोटिस है वो शॉर्ट हो गया। अब रिजोल्यूशन पास हो गया तो अपॉइंट लेजी एज अ डायरेक्टर, तो क्या अपॉइंटमेंट वैलिड है? तो देखो, भले ही AGM का नोटिस एक दिन पहले शॉर्ट हो गया हो तो ये तो एक प्रोसीजरल मिस्टेक है ना। ठीक है, लेट लतीफ़ का 8th AGM अगर नोटिस सर्व करना था, एक दिन से कम सर्व हुआ है, एक दिन शॉर्ट है, तो एक प्रोसीजरल मिस्टेक है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसका डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट को ही इनवैलिड कर देंगे।
तो ये जो प्रॉब्लम है ये सेक्शन से रिलेटेड है ही नहीं है, सेक्शन 101 से रिलेटेड है। और सेक्शन 101 ये बोलता है कि किसी जनरल मीटिंग में जब आप नोटिस देते हो तो 21 क्लियर डेज का नोटिस जाता है, ठीक है। हाउएवर सेक्शन 101 इज साइलेंट एज टू कंसिक्वेंसेस, सेक्शन 171 साइलेंट अबाउट द कंसिक्वेंसेस। उसने कंसिक्वेंसेस के बारे में नहीं बताया है, उसने कंसिक्वेंसेस के बारे में नहीं बताया है कि कंसिक्वेंस क्या होंगे अगर जो है हमने नहीं सबमिट करा है। तो अगर हमने 21 क्लियर डेज के नोटिस नहीं देख रखे तब क्या होगा, अगर हमने शॉर्टर नोटिस अगर हमने सर्व करा है तो क्या होगा। तो इशू ये कोर्ट में रेज हुआ था और कोर्ट ने हेल्ड करा है कि जो 101 के जो प्रोविज़न है वो डायरेक्टरी है और मैंडेटरी नहीं है। तो जो 101 की प्रोविज़न है वो डायरेक्टरी है, वो मैंडेटरी नहीं है। इन केस ऑफ डायरेक्टरी प्रोविज़न इट इज़ सफिशिएंट इफ द रिक्वायरमेंट कंटेंट इन सच प्रोविज़न इज़ ओबेड। इन केस ऑफ डायरेक्टरी प्रोविज़न, जब डायरेक्टरी प्रोविज़न की बात आए तो ये सफिशिएंट है अगर रिक्वायरमेंट जो है इन सच प्रोविज़न इज़ ओबेड। अपन ने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू में पढ़ा है कि जब डायरेक्टरी प्रोविज़न होते हैं तो अगर अपन ने सब्सटैंशियल कंडीशन भी अगर पूरी कर दी है तो चलेगा, लैप्सेस हुए तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो इट इज़ सफिशिएंट इज़ अगर रिक्वायरमेंट कंटेंट इन सच प्रोविज़न इज़ ओबेड एंड फुलफिल्ड सब्सटैंशियली। So even if a notice of general meeting shall not be invalid, so even if the notice of general meeting is short, the notice of general meeting and the resolution passed at the general meeting shall not be invalid, तो उस केस में वो invalid नहीं होगा नोटिस जो है, और जो है अपॉइंटमेंट तो वैलिड रहेगा। तो क्यों ना हम इसको अमेंड कर दें। क्या है, कुछ जनरल प्रोविजंस थे, वो जनरल प्रोविजंस को भी रीड आउट कर लिया है कि जनरल मीटिंग के अलावा भी 4 केसेस ऐसे होते हैं 161, 1, 2, 3, 4 जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है डायरेक्टर को, डिन होना जरूरी है, डिक्लेरेशन फिनिश करना जरूरी है। गवर्नमेंट कंपनी के केस में तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है अपॉइंट होता है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जब नोटिस जाता है जनरल मीटिंग में तो एक एनेक्जर जाता है। एनेक्जर में ये बोला जाता है कि बोर्ड ने अपनी तरफ से सब सेटिस्फैक्शन ले लिया है। क्या बोला जाता है कि इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड कंडीशन सारी फुलफिल कर दी है फॉर सच अपॉइंटमेंट। और फिर हमने पढ़ा था कि सेक्शन 8 वाली कंपनी को जो है उसको तो ये भी फर्निश करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सेक्शन 8 है और फिर हमने ये जनरल प्रोविजंस पढ़े थे। हमने फर्स्ट डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर प्रोविजन पढ़ा था, उसके रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा था कि जब सारे ही मेमोरेंडम जो है सब्सक्राइबर जो है वो अगर बॉडी कोऑपरेट हो तो फिर तो कोई डायरेक्टर ही नहीं बचेगा। और फिर यूनानिमस रिजोल्यूशन पढ़ा था और नो वोट कास्ट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन के बीच में हमने डिफरेंस पढ़ा था। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, हमको सबसे पहले रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट हमको पास करवाना पड़ेगा। इस तरीके से जो है एंड विदाउट रिजोल्यूशन शैल बी पास विदाउट इवन सिंगल वोट हैज़ बीन कास्ट अगेंस्ट इट। इसको रिजोल्यूशन वो उसको ये यूनानिमस रिजोल्यूशन नहीं बोलते। ये 100% गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगता है, मतलब वो एक से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के केस में एक से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है ये डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है बाय मेंबर। तो ये जनरल मीटिंग की बात कर रहे हैं। बोर्ड मीटिंग में जो डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं तो जो 161, 1, 2, 3, 4 है एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी और कैजुअल, तो वो तो अपॉइंट हो सकते हैं। तो ये जनरल मीटिंग की बात कर रहा था, ठीक है। और इस तरीके से जो है हमने ये प्रोविजंस पढ़े हैं। और ये जो फिर हमने पढ़ा था कि ये जो एक्ट होते हैं कंसिक्वेंशियल एक्ट होते हैं। सिंस अब ये कंसिक्वेंशियल एक्ट होते हैं तो रेजिग्नेशन तो इफ़ेक्टिव हो जाता है फ्रॉम द वेरी डेट, क्योंकि 168 है शायद रेजिग्नेशन का, और 168 में क्लियरली जो है एक्सप्रेसली रेजिग्नेशन के बारे में बता के रखा है और उसका इममटेरियल है कि वो सामने वाला पर्सन उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, या जो है सामने वाले पर्सन ने DIR 11 या 12 जो है पर्टिकुलर फाइल करा है कि नहीं करा है। इस तरीके से जो है हमने पर्टिकुलर ये वाला भी डायरेक्टर का पोर्शन ओवर कर दिया है। अब इसके बाद जब हम पढ़ेंगे प्रोविजंस को तो प्रोविजन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो तो रोटेशन एंड नॉन रोटेशन डायरेक्टर से अब हम नेक्स्ट जो है हमारे प्रोविजन को स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड नाइट एंड आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और इन केस अगर आपको कुछ इसमें फ्लॉस लग रहे हैं, या वैसे तो उसमें पूरा ट्राई करा है कि सारे क्वेश्चन को मैं तरीके से एक्सप्लेन कर दूं, बट इन केस अगर आपको लग रहा है कि जो है पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो तरीके से नहीं एक्सप्लेन करा गया है, या पर्टिकुलर
चीज़ों को स्लो तरीके से पढ़ाया गया है या फास्ट तरीके से पढ़ाया गया है, तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे समझ में आए कि ये वीडियोस कैसे वर्कआउट हो रहे हैं। तो थैंक यू, पेशेंटली आपने इसको सुना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।